हेलो बच्चों, फ्यूचर एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं राजा सर, आपका साइंस और मैथ टीचर। आज हम लोग स्टैंडर्ड 10 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहले क्या क्या अपलोड कर चुके हैं वीडियो, इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे न्यूट्रिशन इन प्लांट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में न्यूट्रिशन इन अमीबा कंप्लीट कर चुके हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स अभी चल रहा है, जिसमें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का कुछ टॉपिक को डिस्कस कर दिया गया है, जैसे बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, सैलिवरी ग्लैंड, स्टोमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड और स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ बेसिक कंसेप्ट देख चुके हैं। इस वीडियो में आपको क्या क्या देखना है, ये चीज़ हम लोग थोड़ा टॉपिक को रिकॉल कर देते हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा फंक्शन ऑफ लीवर, इम्पोर्टेंस ऑफ बाइल, इसके बाद पैंक्रियाज, फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक ग्लैंड, फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टिनल ग्लैंड एंड फंक्शन ऑफ इंटेस्टिनल जूस, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एसिमिलेशन। इसके बाद कुछ क्वेश्चन के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लीवर का फंक्शन क्या है। सबसे पहला फर्स्ट फंक्शन क्या है ये देखते हैं। लीवर सीक्रेट और नॉन एंजाइमेटिक डाइजेस्टिव जूस। लीवर क्या सीक्रेट करता है? नॉन एंजाइमेटिक डाइजेस्टिव जूस, जिसे क्या कहते हैं? बाइल। लीवर क्या सीक्रेट करता है? नॉन एंजाइमेटिक डाइजेस्टिव जूस, जिसे क्या कहते हैं? बाइल। तो यहाँ पर बोला गया नॉन एंजाइमेटिक डाइजेस्टिव जूस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म नॉन एंजाइमेटिक डाइजेस्टिव जूस? लीवर एक जूस सीक्रेट करता है जिससे बाइल कहते हैं, लेकिन इस बाइल का भोजन पे किसी तरह का केमिकल एक्शन नहीं होता। क्या बोला गया? बाइल का भोजन पे किसी तरह का केमिकल एक्शन नहीं होता है। मीन्स बाइल में किसी भी तरह का डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं रहता है। तो इससे पहले हम लोग बात किए थे, बाइल जो होता है, बाइल में बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, जिसमें बाइल साल्ट के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। बाइल साल्ट क्या क्या प्रेजेंट रहता है? सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टेरोकोलेट। और बाइल पिगमेंट क्या क्या प्रेजेंट रहता है? बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन। चलिए, बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। बाइल क्या चीज मदद करता है? भोजन को डाइजेशन में मदद करता है। कैसे मदद करता है? बाय प्रोवाइडिंग एन अल्कलाइन मीडियम। बाइल भोजन के डाइजेशन में मदद करता है। कैसे मदद करता है? अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करके। क्या प्रोवाइड करके? अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करके, जिसका पीएच कितना होता है? 8.0 एंड इमल्सिफाई द फैट फॉर देयर प्रॉपर डाइजेशन। और फैट को क्या करता है? इमल्सिफाई करता है, ताकि फैट सही तरीके से डाइजेस्ट हो सके। सेकेंड फंक्शन क्या है? लीवर रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल आइदर बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लीवर क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। लीवर क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है? दो प्रोसेस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस। किस प्रोसेस से लीवर ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करेगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। तो याद रखना है, ब्लड में यदि ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? ग्लाइकोजन में, जिसे क्या कहा जाएगा? ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहा जाएगा? ग्लाइकोजेनेसिस। यदि एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जा रहा है तो इसे क्या कहेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोजन के जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगा तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा। क्या होगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और इस समय क्या किया जाएगा? एक्सेस ग्लाइकोजन को किसमें ब्रेक डाउन किया जाएगा? ग्लूकोज में।
ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, मीन्स ग्लाइकोजन को किस में ब्रेकडाउन किया जाएगा? ग्लूकोज में। नेक्स्ट, लीवर ऑल्सो कंट्रोल लिपोजेनेसिस। लीवर और क्या करता है? लिपोजेनेसिस को भी कंट्रोल करता है। लिपोजेनेसिस क्या होता है? एक्सेस ग्लूकोज और एमाइनो एसिड को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? फैट में। लिपोजेनेसिस में क्या होगा? एक्सेस ग्लूकोज और एमाइनो एसिड को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? फैट में। तो लीवर जो होता है लिपोजेनेसिस को भी क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। और ये जो फैट है, फैट कहाँ स्टोर आता है? लीवर सेल में भी स्टोर आता है, प्लस एडिपोसाइट सेल में स्टोर आता है। जो एडिपोसाइट सेल एडिपोज टिश्यू का पार्ट है। और लीवर चेंज द एक्सेस इन हार्मफुल एमाइनो एसिड। लीवर क्या करता है? एक्सेस और हार्मफुल एमाइनो एसिड किसका? ब्लड का। ब्लड में यदि बहुत ही ज़्यादा एमाइनो एसिड रहेगा और हार्मफुल एमाइनो एसिड रहेगा तो इसे किस में कन्वर्ट करेगा? टॉक्सिक NH3 मीन्स टॉक्सिक एमोनिया में। क्या बोले? फिर सुनना है। ब्लड में यदि एमाइनो एसिड का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा और एमाइनो एसिड यदि हार्मफुल रहेगा, क्या रहेगा? हार्मफुल रहेगा, तो इसे किस में कन्वर्ट किया जाएगा? एमोनिया में, टॉक्सिक एमोनिया में। किस प्रोसेस से? डीएमिनेशन का प्रोसेस से। फिर लीवर सेल में टॉक्सिक एमोनिया जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा? लेस टॉक्सिक यूरिया। किस प्रोसेस से? डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस से। क्या बोला गया? लीवर जो होगा एक्सेस और हार्मफुल एमाइनो एसिड को किस में कन्वर्ट करेगा? टॉक्सिक एमोनिया में। किस प्रोसेस से? डीएमिनेशन प्रोसेस से। फिर लीवर सेल में ये टॉक्सिक एमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? लेस टॉक्सिक यूरिया। किस प्रोसेस से? डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस से। किस प्रोसेस से? डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस से। लीवर चेंज हेमोग्लोबिन ऑफ। लीवर क्या करेगा? डेड आरबीसी के हेमोग्लोबिन को किस में कन्वर्ट करेगा? बाइल पिगमेंट में। क्या बोला गया? लीवर जो होगा डेड आरबीसी के हेमोग्लोबिन को किस में कन्वर्ट करेगा? बाइल पिगमेंट में। जैसे बाइल पिगमेंट क्या क्या? बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन में। क्या है? बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन में। और ये बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन क्या हो जाएगा? फेसेस के साथ इजेस्ट आउट हो जाएगा, बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। इसलिए लीवर जो होता है क्या करता है? एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। लीवर क्या करेगा? एक्सक्रीशन में भी मदद करेगा। फिफ्थ फंक्शन क्या है? लीवर जो होगा क्या करेगा? डेड आरबीसी का जो हेमोग्लोबिन होगा, किसका? डेड आरबीसी के हेमोग्लोबिन को किस में कन्वर्ट करेगा? बाइल पिगमेंट बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन में। और ये बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन फेसेस के साथ बॉडी से रिमूव हो जाएगा, तो लीवर जो है वो एक्सक्रीशन में भी मदद करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट 6 और 7 फंक्शन इसमें देखते हैं। लीवर प्रोड्यूस एन एंटीकोगुलेंट heparin which prevent blood clotting inside the blood vessels। लीवर क्या करता है? heparin सिक्रेट करता है, मीन्स प्रोड्यूस करता है। लीवर क्या प्रोड्यूस करेगा? एंटीकोगुलेंट heparin। क्या प्रोड्यूस करेगा? एंटीकोगुलेंट heparin। और ये heparin क्या है? ब्लड बॉडी के अंदर मीन्स ब्लड वेजल में जब ब्लड मूव करता है तो उस ब्लड वेजल में ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। हेपेरिन क्या करेगा? ब्लड वेजल से ब्लड को क्लॉट होने से बचाएगा। नेक्स्ट, लीवर ऑल्सो प्रोड्यूस 2 प्रोटीन्स। लीवर और 2 प्रोटीन भी प्रोड्यूस करता है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन विच हेल्प्स इन क्लॉट फॉर्मेशन एट इंजरी टू चेक एक्सेस ब्लीडिंग। अब याद रखना है, लीवर 2 प्रोटीन भी सिक्रेट करता है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। प्रोटीन का नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। ये क्या करता है? जब एक्सीडेंट हो रहा है या इंजरी हो रहा है उस वक्त यदि ब्लीडिंग हो रहा है तो उस ब्लीडिंग को क्लॉट होने में मदद कराती है। याद रखना है, हेपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना। हेपेरिन एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। कब? बॉडी के अंदर। लेकिन ये दोनों प्रोटीन जो है प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन जब इंजरी होता है या एक्सीडेंट होता है उस समय ब्लड को क्लॉट होने में मदद करेगा। कौन? प्रोथ्रोम्बिन एंड
फिब्रिनोजेन। लीवर एक्ट्स एज एन इरेक्ट्रोपोइटिक ऑर्गन। लीवर जो है किसके तरह बिहेव करता है? इरेक्ट्रोपोइटिक ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। किसमें? एम्ब्रियो में। इरेक्ट्रोपोइटिक ऑर्गन का मतलब क्या है? आरबीसी का फॉर्मेशन करेगा। क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा? आरबीसी का। तो याद रखना लीवर जो है इरेक्ट्रोपोइटिक ऑर्गन की तरह भी बिहेव करेगा एम्ब्रियो में। किसमें? एम्ब्रियो में। मीन्स इरेक्ट्रोपोइटिक ऑर्गन का मतलब क्या समझना है? आरबीसी के फॉर्मेशन में मदद करेगा। लीवर ऑल्सो एक्ट एज एन हेमोलाइटिक ऑर्गन। और लीवर क्या चीज में मदद करेगा? हेमोलाइटिक ऑर्गन में भी मदद करेगा। मीन्स ओल्ड आरबीसी को ब्रेक करेगा। क्या चीज को ब्रेक करेगा? ओल्ड आरबीसी को ब्रेक करने का भी काम करेगा। मीन्स लीवर जो होगा इलेक्ट्रोपोइटिक ऑर्गन भी होगा, आरबीसी का फॉर्मेशन भी करेगा लेकिन एम्ब्रियो में, और हेमोलाइटिक ऑर्गन भी होगा, ओल्ड आरबीसी जो होगा उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। कफर सेल्स ऑफ लीवर एक्ट एज ए फेगोसाइट। अब बात आता है लीवर का कफर सेल्स। कौन सेल्स? लीवर का कफर सेल्स किसके तरह बिहेव करेगा? फेगोसाइट्स विच ईट अप द डेड सेल्स एंड बैक्टीरिया। मीन्स लीवर का जो कफर सेल्स है वो फेगोसाइट की तरह काम करता है। किसके तरह? फेगोसाइट की तरह काम करता है, जो क्या करता है? डेड सेल और बैक्टीरिया को ईट करने, मीन्स किल करने में और खाने में मदद करेगा। लीवर ऑल्सो स्टोर्स मिनरल। लीवर और क्या करेगा? मिनरल को स्टोर करेगा, जैसे कॉपर एंड आयरन। क्या चीज स्टोर करेगा लीवर? कुछ मिनरल को स्टोर करेगा, जैसे किस मिनरल को? कॉपर एंड आयरन। और कुछ विटामिन को भी स्टोर करने का काम करेगा, जैसे विटामिन ए, डी, ई एंड B12। इसके अलावा ग्लाइकोजन एंड फैट को भी स्टोर करने का काम करेगा। चलिए ये डायग्राम हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है लीवर। क्या है? लीवर जो क्या सिक्रेट करता है? बाइल जूस। क्या सिक्रेट करेगा? बाइल जूस। और ये बाइल जूस स्टोर कहाँ रहता है? गॉल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर रहेगा? गॉल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर रहेगा? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से और बहुत सारा लीवर लोब से क्या निकलता है? लीवर लोब से और गॉल ब्लैडर से जो भी डक्ट निकला, ये दोनों डक्ट कंबाइन करके क्या बनाएगा? बाइल डक्ट। क्या बनाएगा? बाइल डक्ट। क्या बोला गया? लीवर के अलग अलग लोब से भी बहुत सारा ट्यूब निकल के आएगा और गॉल ब्लैडर से भी ट्यूब। टोटल ट्यूब कंबाइन करने के बाद क्या बनाएगा? बाइल डक्ट बनाएगा। और इसी बाइल डक्ट से क्या पास करेगा? बाइल जूस पास करेगा। क्या पास करेगा? बाइल जूस। बाइल जूस जो होगा बाइल डक्ट के थ्रू आएगा कहाँ? पैंक्रेटिक डक्ट में जाके मिलेगा, और जिस पोर्शन को जाके मिलेगा उसे क्या कहा जाएगा? हीपेटो पैंक्रेटिक डक्ट। क्या कहा जाएगा? हीपेटो पैंक्रिएटिक डक्ट। तो इसे क्या कहा जाता है? कॉमन डक्ट ऑफ बाइल एंड पैंक्रिएटिक डक्ट। मीन्स बाइल और पैंक्रिएटिक डक्ट का जो कॉमन डक्ट होगा उसे क्या कहा जाएगा? हीपेटो पैंक्रिएटिक डक्ट। ये क्या है? पैंक्रियाज। क्या है? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से क्या सिक्रेट होता है? पैंक्रिएटिक जूस। क्या सिक्रेट होगा? पैंक्रिएटिक जूस। आगे हीपेटो पैंक्रिएटिक डक्ट जो होता है ये ओपन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में। कहाँ ओपन होगा? डिओडेनम में। कहाँ ओपन होगा? डिओडेनम में। किसके डिओडेनम में? स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में। पूछा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन डिओडेनम किस एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है? क्या बोलना है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। यदि ये पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना पार्ट, तो हमें याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट। क्या क्या है? डिओडेनम, जेजेनम एंड इलियम। डिओडेनम, जेजेनम एंड इलियम। अब देखिए ये जो होता है ट्यूब, ये कहाँ से राइज होता है? स्टोमक से। कहाँ से राइज होता है? स्टोमक से। कहाँ से? स्टोमक से। स्टोमक से जो भोजन निकलेगा उस भोजन को क्या बोला जाएगा? काइल। क्या बोला जाएगा? काइल। क्या बोला जाएगा? स्टोमक से जो भोजन निकलेगा और एंट्री लेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में, उस भोजन को काइम बोला जाएगा। और इस काइम को रेगुलेट किसके द्वारा किया जाएगा? एक स्पिंक्टर प्रेजेंट रहता है किसके जंक्शन पे? स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पे। इस
इस स्फिंक्टर को क्या बोला जाता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोला जाएगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर। आगे हम लोग बात करते हैं। काइम जो रहेगा वो क्या रहेगा? एसिडिक रहेगा। क्या रहेगा? एसिडिक रहेगा। इस काइम को डिओडेनम में बाइल के द्वारा, किसके द्वारा? बाइल के द्वारा सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया जाएगा? अल्कलाइन में कन्वर्ट किया जाएगा। किस में कन्वर्ट किया जाएगा? अल्कलाइन में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बाइल। बाइल का इंपॉर्टेंस क्या है? क्या चीज़ का इंपॉर्टेंस? बाइल का। इट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ काइम एंड प्रोवाइडेड अल्कलाइन मीडियम। मीन्स याद रखना है, बाइल का मेन काम क्या होता है? काइम के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा। किसके एसिडिटी को? काइम के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा। और कौन सा मीडियम प्रोवाइड करेगा? अल्कलाइन मीडियम। कौन सा मीडियम प्रोवाइड करेगा? अल्कलाइन मीडियम, जिसका पीएच कितना होगा? 8.0। कितना पीएच होगा? 8.0। फॉर द एक्टिविटी ऑफ पैंक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल एंजाइम। किसके लिए न्यूट्रलाइज करेगा? पैंक्रियाटिक और इंटेस्टिनल एंजाइम जो होगा सही से वर्क कर सके, इसके लिए सबसे पहले काइम जो एसिडिक रहता है, इस एसिडिक को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? अल्कलाइन में कन्वर्ट किया जाएगा। कितना पीएच प्रोवाइड किया जाएगा? 8.0। नेक्स्ट, सेकेंड, सोडियम टेरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट ऑफ बाइल इमल्सिफाइड फैट। याद रखना, हम बताए थे बाइल जो होता है, बाइल में 2 साल्ट रहता है। साल्ट का नाम क्या बताए थे? बाइल सोडियम टेरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट। क्या बताया गया था? सोडियम टेरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट दोनों जो होता है क्या करता है? बाइल को विच फैट को इमल्सिफाई करेगा। कैसे इसको इमल्सिफाई करेगा? फैट को इमल्सिफाई करेगा। थर्ड, इट चेक द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन फूड। और ये क्या करेगा? भोजन में यदि किसी भी तरह का बैक्टीरिया होगा या बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा या बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होगा, इस चीज़ को चेक करने का भी काम करेगा। क्या बोला? बाइल जो होगा ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को भोजन में चेक करेगा और बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन को भी चेक करेगा। नेक्स्ट, इट एक्टिवेट पैंक्रियाटिक लाइपेज। जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है? पैंक्रियाटिक जूस में जो पैंक्रियाटिक लाइपेज रहता है, जो मेनली फैट को डाइजेस्ट करता है, उसको एक्टिवेट करेगा ताकि फैट के डाइजेशन का रेट क्या हो सके? इंक्रीज हो सके। फिफ्थ, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। और ये क्या चीज़ मदद करेगा? फैट सॉल्युबल विटामिन जो होगा उसे एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा, जैसे विटामिन ए, डी, ई एंड के। नेक्स्ट, बाइल पिगमेंट डीओडोराइज। बाइल पिगमेंट क्या करेगा? डीओडोराइज करेगा। किसे? फेसेस के। फेसेस को क्या करेगा? डीओडोराइज करेगा। डीज ऑल्सो गिव कलर टू फेसेस। और ये क्या करेगा? फेसेस को कलर भी प्रोवाइड करेगा। अब लास्ट, बाइल ऑफ लीवर इज एन अल्कलाइन। मीन्स लीवर का जो बाइल होता है क्या होता है? अल्कलाइन। क्या होता है? अल्कलाइन, जिसका पीएच कितना होता है? 8.0। याद रखना, लीवर के द्वारा जो बाइल सीक्रेट होता है वो बाइल क्या होता है? अल्कलाइन होता है, जिसका पीएच कितना होता है? 8.0। प्लस ये बाइल जो होता है येलोइश ग्रीन जूस होता है। कैसा होता है? येलोइश ग्रीन जूस होता है। विच हैज नो एंजाइम। और इसमें किसी भी तरह का एंजाइम पाया नहीं जाता। जब एंजाइम नहीं पाया जाता इसका किसी भी तरह का केमिकल एक्शन भोजन पे नहीं होगा। बाइल इज फॉर्म्ड। बाइल क्या चीज़ के मिलकर बना होता है? 86% वाटर, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन एंड बाइल साल्ट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टेरोकोलेट। मीन्स बाइल में 86% वाटर रहेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट रहेगा, बाइल पिगमेंट में क्या क्या रहेगा? बिलीरुबिन येलो कलर का, बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का। बिलीवर्डिन का कलर कैसा होगा? ग्रीन। बिलीवर्डिन का कलर कैसा? ग्रीन। और बिलीरुबिन का कलर कैसा? येलो। प्लस इसमें बाइल साल्ट भी रहेगा। बाइल साल्ट का नाम क्या होगा? सोडियम टेरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट। क्या होगा? सोडियम टेरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट। द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट involves breaking of large fat globules into small globules। अब पढ़ना, फैट का जो इमल्सिफिकेशन होता है, क्या चीज़ का इमल्सिफिकेशन? फैट का जो इमल्सिफिकेशन होता है, इसमें क्या होता है? लार्ज फैट ग्लोब्यूल जो होगा उसको क्या किया जाएगा? स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइपेज जो होगा फैट को डाइजेस्ट कर सके। क्योंकि जैसे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होगा
तो लाइपेज के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फैट को डाइजेस्ट कर पाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पैंक्रियाज के बारे में। क्या चलिए अब हम लोग पैंक्रियाज, पैंक्रियाटिक जूस और पैंक्रियाटिक हार्मोन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पैंक्रियाज है क्या। पैंक्रियाज जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। पैंक्रियाज क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? लीवर। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? लीवर। एंड सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज इज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड। पैंक्रियाज क्या है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ये क्या है? एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो सिंपली यहाँ हमें समझना है एक्सोक्राइन पार्ट क्या है और इंडोक्राइन पार्ट क्या है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे कहेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो क्या होता है? secretes their secretion थ्रू डक्ट्स। मीन्स एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होगा वो अपने सिक्रेशन किसके थ्रू सिक्रेट करेगा? डक्ट के थ्रू। और इंडोक्राइन ग्लैंड जो होगा, इंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होगा। क्या होगा? डक्टलेस ग्लैंड। तो याद रखना इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होगा? डक्टलेस ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड जो भी हार्मोन को सिक्रेट करेगा वो डायरेक्टली कहाँ सिक्रेट करेगा? ब्लड स्ट्रीम में। कहाँ सिक्रेट करेगा? ब्लड स्ट्रीम में। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ये अपने सिक्रेशन को डक्ट के थ्रू क्या करेगा? टारगेट सेल के पास पहुंचाएगा। तो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज सिक्रेट पैंक्रियाटिक जूस। मीन्स पैंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो क्या सिक्रेट करेगा? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में क्या होगा? पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। पैंक्रियाटिक जूस में क्या होगा? पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। पैंक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करेगा। इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज सिक्रेट हार्मोन। मीन्स पैंक्रियाज का जो इंडोक्राइन पार्ट है वो क्या सिक्रेट करेगा? हार्मोन। हार्मोन में क्या क्या? इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड सोमैटोस्टेटिन। हार्मोन में क्या क्या सिक्रेट करेगा? इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड सोमैटोस्टेटिन। याद रखना है इंडोक्राइन पार्ट जो पैंक्रियाज का ये हार्मोन सिक्रेट करेगा। हार्मोन कितने तरह का? पैंक्रियाज में 3 तरह का, इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड सोमैटोस्टेटिन। और एक्सोक्राइन पार्ट जो है पैंक्रियाज का ये पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगा, जिस पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम प्रेजेंट रहेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज जो फैट को डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। चलिए हम लोग पहले हार्मोन के फंक्शन के बारे में देखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग पैंक्रियाटिक जूस के बारे में भी देखेंगे। हार्मोन में सबसे पहला इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो बीटा सेल के द्वारा सिक्रेट होता है। किसके द्वारा? बीटा सेल के द्वारा। पूछा जाएगा इंसुलिन किस सेल के द्वारा सिक्रेट होता है? बीटा सेल के द्वारा। पैंक्रियाज के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में, किसमें? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में 3 तरह का सेल पाया जाता है, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड गामा सेल। तो इंसुलिन जो होता है बीटा सेल से सिक्रेट होता है, ग्लूकागोन जो होता है अल्फा सेल से सिक्रेट होता है और सोमैटोस्टेटिन जो होता है ये डेल्टा सेल से सिक्रेट होता है। किससे? डेल्टा। ग्लूकागोन अल्फा सेल से और सोमैटोस्टेटिन डेल्टा सेल से।
इंसुलिन, सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन इज स्टिमुलेटेड बाय हायर ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा उस समय कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा? इंसुलिन। क्या बोला गया? जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा? इंसुलिन। अब ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो हम लोग कैसे जानेंगे? नॉर्मल लेवल कितना होता है ब्लड शुगर लेवल का? 60 to 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ऑफ ब्लड में मीन्स 100 ml ब्लड में कितना मिलीग्राम ग्लूकोज होना चाहिए? 60 to 100। यदि 100 क्रॉस कर जा रहा है, ब्लड शुगर लेवल यदि 100 को क्रॉस कर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा। या दूसरा बात कह रहा, राइज इन एमाइनो एसिड कॉन्सेंट्रेशन। इंसुलिन जो होता है दो केस में सिक्रेट होगा, या तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होना चाहिए और दूसरा एमाइनो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना चाहिए। इंसुलिन एक्ट्स ऑन 3 टारगेट टिश्यू। इंसुलिन किस किस टिश्यू पे एक्ट करेगा? 3 तरह के टिश्यू पे एक्ट करेगा। क्या क्या? हिपेटोसाइट्स ऑफ लीवर। किसका? लीवर के हिपेटोसाइट सेल में। किस सेल में? लीवर के हिपेटोसाइट सेल में। और मसल्स में। किसमें? मसल्स में। और एडिपोज टिश्यू के एडिपोसाइट में। एडिपोज टिश्यू के एडिपोसाइट में पूछा जाएगा इंसुलिन किस किस टिश्यू पे वर्क करता है, तो सिंपली बोलना है लीवर के हिपेटोसाइट में, मसल्स में और एडिपोज टिश्यू के एडिपोसाइट सेल में। इट स्टिमुलेट यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एज रेस्पिरेटरी फ्यूल इन बॉडी सेल्स। ये क्या करेगा? एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ जाएगा ब्लड में, मीन्स ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा हो गया है तो इसको नॉर्मल करने के लिए ग्लूकोज का यूज क्या करेगा? किसके लिए? बॉडी सेल के रेस्पिरेटरी फ्यूल के तौर पे। किसके तौर पे? रेस्पिरेटरी फ्यूल के तौर पे। नेक्स्ट, ये ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। किसमें? मसल में और लीवर सेल में। क्या? इंसुलिन जो होगा ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा, मीन्स ग्लाइकोजेनेसिस के रेट को इंक्रीज कर देगा। किसमें? मसल्स और लीवर्स में। मीन्स ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होगा? ग्लूकोज का कन्वर्जन किसमें? ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में। प्रिवेंट ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये क्या करेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रिवेंट करा। मीन्स पहले से ही ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा है इसलिए एमाइनो एसिड को शुगर में कन्वर्ट करने से रोकेगा। क्या करेगा? एमाइनो एसिड को शुगर में कन्वर्ट होने से रोकेगा। कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इनटू फैट। और ये क्या करेगा? एक्सेस ग्लूकोज जो रहेगा उसको फैट में भी कन्वर्ट करने का काम करेगा। कौन? इंसुलिन। इंसुलिन का फंक्शन याद रखना। इंसुलिन कब सिक्रेट होगा? जब ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। कब इंक्रीज होगा? मीन्स नॉर्मल लेवल कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल का? 60 to 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। उसके बाद फिर या तो एमाइनो एसिड का भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो भी क्या होगा? इंसुलिन सिक्रेट होगा। प्लस ये 3 तरह के टारगेट टिश्यू को वर्क करेगा। क्या क्या? लीवर के हेपेटोसाइट में, मसल्स में और एडिपोज टिश्यू के एडिपोसाइट में। इसके बाद ये जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस को ग्लाइकोजेनेसिस को किसको? ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रिवेंट करेगा। कैसे करेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रिवेंट करेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस होता क्या है? एक्सेस एमाइनो एसिड का कन्वर्जन ग्लूकोज में क्या करेगा? रोकेगा। एक्सेस एमाइनो एसिड का कन्वर्जन ग्लूकोज में क्या करेगा? रोकने का काम करेगा। और ये ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा, मीन्स इंक्रीज करेगा। ग्लाइकोजेनेसिस के रेट को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो सके? ग्लाइकोजन में। कहाँ? मसल्स और लिवर सेल में। प्लस ये ग्लूकोज का यूज रेस्पिरेटरी फ्यूल के लिए करेगा ताकि बॉडी सेल इस फ्यूल का यूज कर सके। और फिर ये एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इनटू फैट, ज़्यादा ग्लूकोज रहेगा उसे किस में कन्वर्ट करेगा? फैट में कन्वर्ट करेगा। अब आते हैं सेकेंड, ग्लूकागोन। क्या? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन किसके द्वारा सिक्रेट होता है? बीटा सेल के द्वारा। ग्लूकागोन किसके द्वारा सिक्रेट होगा? बीटा सेल के द्वारा। इट सिक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय लो ब्लड शुगर लेवल। क्या बोला गया? इस ग्लूकागोन का जो सिक्रेशन होगा इसको कैसे स्टिमुलेट किया जाएगा? कब सिक्रेट होगा? जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मीन्स शुगर का लेवल कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। मीन्स ब्लड में यदि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है
तो ग्लूकागोन सिक्रेट होगा, और ग्लूकागोन जो होता है ये पूरी तरह से इंसुलिन के अपोजिट होगा, एंटागोनिस्टिक होगा। क्या होगा? ग्लूकागोन जो होगा इंसुलिन के जस्ट अपोजिट वर्क करेगा, एंटागोनिस्टिक वर्क करेगा। ग्लूकागोन क्या करता था? शुगर लेवल को इंक्रीज किया ब्लड में, शुगर लेवल को ब्लड में इंक्रीज किया। कैसे? ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लीवर सेल्स में ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाएगा। लीवर सेल्स में क्या करवाएगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करेगा? यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अमाइनो एसिड को किस में कन्वर्ट करेगा? शुगर में कन्वर्ट करेगा, ताकि जो लो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन हो सके। प्लस ये इनहिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने से रोकेगा। याद रखना, ग्लूकागोन गुण 3 कम करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोजेनोलाइसिस जो होगा लीवर में उसको इंक्रीज करेगा। इसके बाद फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इंक्रीज करेगा, लेकिन ग्लूकोज का कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में क्या करेगा? रोकेगा। और ग्लूकागोन जो होता है पूरी तरह से क्या होगा? इंसुलिन के अपोजिट होगा। अब सोमेटोस्टेटिन हम लोग जानते हैं किस सेल के द्वारा सेक्रेट होता है? डेल्टा सेल के द्वारा। सोमेटोस्टेटिन किस सेल के द्वारा सेक्रेट होगा? डेल्टा सेल के द्वारा। इट इनहिबिट्स सेक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन टू एन इंसुलिन, ये क्या करेगा? ग्लूकागोन और इंसुलिन के सेक्रेशन को इनहिबिट करेगा। क्या करेगा? रोकेगा। किसके सेक्रेशन को? ग्लूकागोन और इंसुलिन के। ये किस किस टिश्यू पे वर्क करेगा? मीन्स इसका टारगेट टिश्यू क्या होगा? किसका? सोमेटोस्टेटिन का। पैंक्रियाज एंड इंटेस्टाइन। क्या होगा? पैंक्रियाज एंड इंटेस्टाइन। तो एक बार और हम लोग बात करते हैं। इंडोक्राइन पार्ट जो होता है पैंक्रियाज का क्या सेक्रेट करता है? हार्मोन सेक्रेट करता है। कितने तरह का हार्मोन सेक्रेट होता है? 3 तरह का, इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन। इंसुलिन कब सेक्रेट होगा? जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा या अमाइनो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। और फिर ग्लूकागोन कब सेक्रेट हुआ? जब ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सोमेटोस्टेटिन का क्या काम है? ये दोनों को इनहिबिट करेगा, मीन्स ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों के सेक्रेशन को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है पैंक्रियाज का क्या सेक्रेट करता है? पैंक्रेटिक जूस सेक्रेट करता है। और पैंक्रेटिक जूस में अलग अलग तरह का क्या रहता है? डाइजेस्टिव इंजाइम पाया जाता है। क्या क्या डाइजेस्टिव इंजाइम रहता है? चलिए देखते हैं। अब दिया हुआ है रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इन डाइजेशन। पैंक्रियाटिक जूस का डाइजेशन में क्या रोल है? क्या चीज़ का? पैंक्रियाटिक जूस का डाइजेशन में क्या रोल है? सबसे पहले स्टार्च जो होगा, क्या? स्टार्च ये एमाइलेज के द्वारा, किसके द्वारा? एमाइलेज के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रीन में। स्टार्च पैंक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा, किसके द्वारा? पैंक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा किस में कन्वर्ट होगा? माल्टोज, आइसोमाल्टोज, डेक्स्ट्रीन में। इसके बाद ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये तीनों जो होता है प्रो एंजाइम होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। और ट्रिप्सिनोजेन को इंटेरोकाइनेज के द्वारा, किसके द्वारा? इंटेरोकाइनेज के द्वारा। और इंटेरोकाइनेज किस जूस का एंजाइम है? इंटेस्टिनल जूस का। किस जूस का? इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज एंजाइम ऑफ एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टिनल जूस। पूछा जाएगा इंटेरोकाइनेज किस जूस का एंजाइम है? क्या बोलना है? इंटेस्टिनल जूस का। तो इंटेरोकाइनेज जो होगा ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा? ट्रिप्सिन प्लस इनएक्टिव डाइपेप्टाइड में। ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जिससे इंटेरोकाइनेज के द्वारा किस में कन्वर्ट किया जाएगा? ट्रिप्सिन और इनएक्टिव डाइपेप्टाइड में। किस में? इनएक्टिव डाइपेप्टाइड में। फिर स्टोमक में जो प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था पेप्टोन और प्रोटियोजेज में, इस पेप्टोन और प्रोटियोजेज को ट्रिप्सिन जो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम रीजन में ट्रिप्सिन किस में कन्वर्ट कर देगा? पेप्टोन और प्रोटियोजेज को पेप्टाइड में। क्या बोलो? फिर सुन ले, पेप्टोन और प्रोटियोजेज को ट्रिप्सिन के द्वारा किस में कन्वर्ट किया जाएगा? पेप्टाइड में। अब बात आएगा पेप्टोन और प्रोटियोजेज आया कहाँ से? स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था, किसके द्वारा? 2 एंजाइम के द्वारा, पेप्सिन और रेनिन के द्वारा। पेप्सिन और
रेनिन के द्वारा, दोनों के द्वारा जब प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था किसमें बना था, पेप्टोन और प्रोटियोजेज में। तो इस पेप्टोन और प्रोटियोजेज को ट्रिप्सिन के द्वारा किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, पेप्टाइड में। किसमें, पेप्टाइड में। फिर कीमोट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में आता है, इसे भी ट्रिप्सिन के द्वारा एक्टिव फॉर्म कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया जाएगा। कीमोट्रिप्सिनोजेन किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, ट्रिप्सिन के द्वारा किस में कन्वर्ट किया जाएगा, कीमोट्रिप्सिन। और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये भी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसे भी ट्रिप्सिन के द्वारा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन कीमोट्रिप्सिन जो होगा ये भी पेप्टोन और प्रोटियोजेज को किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। लेकिन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो होता है इसका क्या काम होता है, एमाइनो एसिड को सेपरेट करेगा। किसको, सेपरेट एमाइनो एसिड। क्या बोला गया, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करेगा, ये किसी प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, एमाइनो एसिड को सेपरेट करने का काम करेगा। इसके बाद फिर आता है बाइल के द्वारा, मीन्स बाइल जूस के द्वारा फैट को छोटा छोटा पीस में कन्वर्ट किया गया था, जिसे हम लोग इमल्सिफाइड फैट कहते थे। और इस इमल्सिफाइड फैट को लाइपेज के द्वारा किस में कन्वर्ट किया जाएगा, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड मोनोग्लिसराइड्स। किसमें, इमल्सिफाइड फैट को लाइपेज के द्वारा किस में कन्वर्ट किया जाएगा, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और मोनोग्लिसराइड्स में। किस में कन्वर्ट किया जाएगा, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और मोनोग्लिसराइड्स में। चलिए यहाँ तक हमारा पेंक्रियाज का भी रोल खत्म हो गया। अब हम लोग इंटेस्टिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। इंटेस्टिनल ग्लैंड के द्वारा भी इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट होता है, और इंटेस्टिनल जूस में किस किस तरह का इंजाइम सीक्रेट होता है और उस इंजाइम का क्या काम होता है, रोल क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और एसिमिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड के बारे में। इंटेस्टिनल ग्लैंड मेनली हम लोग को मालूम होना चाहिए कि इंटेस्टाइन के वाल में पाया जाता है। कहाँ प्रेजेंट रहता है, इंटेस्टाइन के वाल में। क्या है, दीज आर न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड। ये क्या होता है, न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आप लोग को सर्च पर ये बता दें, पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो होता है 4 लेयर में पाया जाता है, प्रेजेंट रहता है। कितना लेयर में बना हुआ रहता है, 4 लेयर में। तो उसमें से एक लेयर जो होता है म्यूकोसा का भी होता है, और म्यूकोसा के लेयर में क्या प्रेजेंट रहता है, इंटेस्टिनल ग्लैंड। किस लेयर में इंटेस्टिनल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, म्यूकोसा के लेयर में। किस लेयर में, म्यूकोसा के लेयर में। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। इंटेस्टिनल ग्लैंड कितने तरह का, 2 तरह का। क्या क्या, क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकून और दूसरा ब्रूनर्स ग्लैंड। क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकून और ब्रूनर्स ग्लैंड, जिसमें से क्रिप्ट ऑफ लिवरकून जो होता है सिंपल ग्लैंड होता है, और ब्रूनर्स ग्लैंड जो होता है ये कंपाउंड ग्लैंड होता है। क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकून आर मल्टी सेलुलर सिंपल स्ट्रेट ट्यूबुलर ग्लैंड। क्या बोला गया, क्रिप्ट ऑफ लिवरकून जो है मल्टी सेलुलर है और सिंपल स्ट्रेट ट्यूबुलर ग्लैंड। क्या है, क्रिप्ट ऑफ लिवरकून मल्टी सेलुलर सिंपल स्ट्रेट ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट थ्रू आउट द म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में पाया जाएगा, बिटवीन द व्हीली, और किसके बीच में, व्हीली के बीच में। क्या बोला गया, क्रिप्ट ऑफ लिवरकून जो होता है मल्टी सेलुलर होता है, सिंपल स्ट्रेट ट्यूबुलर ग्लैंड होता है, जो पूरे म्यूकोसा के लेयर में, स्मॉल इंटेस्टाइन के पूरे म्यूकोसा के लेयर में पाया जाएगा। किसके बीच में, व्हीली के बीच में। आप क्रिप्ट ऑफ लिवरकून क्या सीक्रेट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड म्यूकस। क्रिप्ट ऑफ लिवरकून क्या सीक्रेट करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड म्यूकस। क्रिप्ट ऑफ लिवरकून क्या सीक्रेट करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड म्यूकस। नेक्स्ट है ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड आर कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स फाउंड ओनली इन द सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम। क्या बोला गया, ब्रूनर्स ग्लैंड जो होता है ये कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड होता है, जो सिर्फ और सिर्फ सब म्यूकोसा में पाया जाता है। किसके सब म्यूकोसा में, डिओडेनम के सब म्यूकोसा में पाया जाएगा, जेजेनम और इलम के सब म्यूकोसा में नहीं पाया जाएगा।
दे सिक्रेट अल्कलाइन वाटरी, ये क्या सिक्रेट करता है? अल्कलाइन वाटरी इंजाइम फ्री म्यूकॉइड फ्लूइड, क्या सिक्रेट करता है? अल्कलाइन वाटरी इंजाइम फ्री म्यूकॉइड फ्लूइड, क्या सिक्रेट करेगा? अल्कलाइन वाटरी इंजाइम फ्री म्यूकॉइड फ्लूइड, जो क्या करता है? डिओडेनल म्यूकोसा को, मीन्स डिओडेनम की म्यूकोसा को एसिडिक टाइम से बचाता है। ये तो हम लोग सभी जानते हैं। स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि यदि अपने हैंड पे लिया जाए तो हैंड के आर पार हो जाएगा, लेकिन स्टोमक के वाल को किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्टोमक में म्यूकस सिक्रेट होता है, जो म्यूकस स्टोमक के वाल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है। अब स्टोमक से जब एसिडिक भोजन डिओडेनम में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, तो उस समय डिओडेनम के वाल को कौन प्रोटेक्ट करेगा? डिओडेनम के वाल को भी म्यूकस से प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करेगा? म्यूकस, जो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? ब्रूनर ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रूनर ग्लैंड के द्वारा। और यहाँ पे जो म्यूकॉइड फ्लूइड सिक्रेट किया जाए, मीन्स म्यूकस सिक्रेट किया जाएगा, ये अल्कलाइन वाटरी और इंजाइम फ्री। कैसा? अल्कलाइन होगा, इंजाइम फ्री होगा, किसी भी तरह का उसमें इंजाइम नहीं रहेगा। द सिक्रेशंस ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर कोलेक्टिवली कॉल्ड इंटेस्टिनल जूस। क्या बोला गया? दोनों ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रेशन आता है, उस सिक्रेशन को आपस में हम लोग क्या कहेंगे? इंटेस्टिनल जूस। क्या कहा जाएगा? मीन्स क्रिप्ट ऑफ लिवर खून के द्वारा जो इंजाइम डाइजेस्टिव जूस और म्यूकस सिक्रेट होता है, और ब्रूनर्स ग्लैंड के द्वारा जो म्यूकॉइड फ्लूइड सिक्रेट होता है, टोटल को हम लोग कलेक्टिवली क्या कहेंगे? इंटेस्टिनल जूस। और इंटेस्टिनल जूस को क्या बोला जाता है? सक्कस इंटेरिकस। क्या बोला जाएगा? सक्कस इंटेरिकस, जिसका पीएच कितना होगा? 8.3। कितना होगा? 8.3। तो याद रखना है, इंटेस्टिनल जूस को क्या बोला जाएगा? सक्कस इंटेरिकस, और पीएच कितना होगा? 8.3। डेली सिक्रेशन कितना होगा इंटेस्टिनल जूस का? पर डे 1 लीटर। पर डे कितना लीटर सिक्रेट होगा इंटेस्टिनल जूस? 1 लीटर। पर डे कितना सिक्रेट होगा इंटेस्टिनल जूस? 1 लीटर। अब बात आता है रोल ऑफ इंटेस्टिनल जूस इन डाइजेशन। इंटेस्टिनल जूस का डाइजेशन में क्या रोल है, ये देखते हैं। सर पहला कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। क्या? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। इसमें हम लोग बात करेंगे स्टार्च। स्टार्च को इंटेस्टिनल एमाइलेज के द्वारा किस में कन्वर्ट किया जाएगा? माल्टोज और आइसोमाल्टोज में। किस में कन्वर्ट किया जाएगा? माल्टोज और आइसोमाल्टोज में। किसको? स्टार्च को एमाइलेज के द्वारा किस में कन्वर्ट किया जाएगा? माल्टोज और आइसोमाल्टोज में। किस में? स्टार्च को इंटेस्टिनल एमाइलेज के द्वारा किस में कन्वर्ट किया जाएगा? माल्टोज और आइसोमाल्टोज में। फिर माल्टोज को माल्टेज एंजाइम के द्वारा किस में कन्वर्ट किया जाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में। किस में? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में। माल्टोज को किस एंजाइम के द्वारा? माल्टेज एंजाइम के द्वारा किस में कन्वर्ट किया जाएगा? 2 ग्लूकोज में। फिर आइसोमाल्टोज को किसको? आइसोमाल्टोज को आइसोमाल्टेज एंजाइम के द्वारा किसके द्वारा? आइसोमाल्टेज एंजाइम के द्वारा किस में कन्वर्ट किया जाएगा? 2 ग्लूकोज में। फिर लिमिट डेस्ट्रीन को किसको? लिमिट डेस्ट्रीन को लिमिट डेस्ट्रीनेज एंजाइम के द्वारा किसके द्वारा? लिमिट डेस्ट्रीनेज एंजाइम के द्वारा किस में कन्वर्ट किया जाएगा? ग्लूकोज में। फिर सुक्रोज को किसको? सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट किया जाएगा। क्या बोले? सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम के द्वारा किस एंजाइम के द्वारा? सुक्रेज एंजाइम के द्वारा किस में कन्वर्ट किया जाएगा? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में। फिर आगे लैक्टोज को किसको? लैक्टोज को किस एंजाइम के द्वारा? लैक्टेज एंजाइम के द्वारा किस में कन्वर्ट किया जाएगा? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। किस में? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। तो ये याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में स्टार्च को एमाइलेज के द्वारा माल्टोज और आइसोमाल्टेज में कन्वर्ट किया माल्टोज में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर माल्टोज को माल्टेज एंजाइम डाइजेस्ट करेगा किस में? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में। आइसोमाल्टोज को आइसोमाल्टेज एंजाइम 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। लिमिट डेस्ट्रीन को लिमिट डेस्ट्रीनेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा। सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट किया जाएगा।
फिर लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ तक हमारा कार्बोहाइड्रेट का पूरी तरह से डाइजेशन कंप्लीट हो गया है। अब बात आता है प्रोटीन का डाइजेशन। प्रोटीन के डाइजेशन देखते हैं। एमाइनोपेप्टाइडेज क्या है? एमाइनोपेप्टाइडेज, और इसी एमाइनोपेप्टाइडेज को क्या बोला जाएगा? इरैप्सिन। एमाइनोपेप्टाइडेज को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इरैप्सिन। हाइड्रोलाइजेज द पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ द पेप्टाइड टू रिलीज एमाइनो एसिड। याद रखना है, एमाइनोपेप्टाइडेज को ही क्या बोला जाएगा? इरैप्सिन। ये क्या करता है? पेप्टाइड में, किसमें? पेप्टाइड में जो पेप्टाइड बॉन्ड रहता है उसको ब्रेक डाउन करके क्या रिलीज करेगा? एमाइनो एसिड। तो याद रखना, पेप्टाइड में इरैप्सिन एंजाइम के द्वारा किस में कन्वर्ट किया जाएगा? एमाइनो एसिड को में। और डाइपेप्टाइड को, किसको? डाइपेप्टाइड को किस एंजाइम के द्वारा? डाइपेप्टाइडेज एंजाइम के द्वारा किस में कन्वर्ट किया जाएगा? एमाइनो एसिड में। किस में? एमाइनो एसिड में। इसके बाद फैट का डाइजेशन में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट का ट्राइग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स, तीनों को लाइपेज के द्वारा, किसके द्वारा? लाइपेज के द्वारा किस में कन्वर्ट किया जाएगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। किस में? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बात करता है कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट का। ऑल द इन प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड मीन्स डाइजेस्टेड फूड का जितना भी इन प्रोडक्ट होगा वो कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि भोजन का पूरी तरह से डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है, तो इन प्रोडक्ट जो डाइजेस्ट होने के बाद मिलेगा वो भी कहाँ रहेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहेगा। ये क्या होगा? इन प्रोडक्ट सॉल्यूबल इन वाटर। क्या होगा? सॉल्यूबल इन वाटर। वाटर में क्या होगा? सॉल्यूबल होगा। एंड वेरी इजिली एब्जॉर्ब बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, और ये बहुत ही आसानी से इंटेस्टाइन के वॉल के द्वारा क्या किया जाएगा? एब्जॉर्ब किया जाएगा। किसके वॉल के द्वारा? इंटेस्टाइन के वॉल के द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और क्यों एब्जॉर्ब हो? क्योंकि इंटेस्टाइन के वॉल में ब्लड कैपिलरी और व्हीले पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्लड कैपिलरी एंड व्हीले। इंटेस्टाइन के वॉल में क्या पाया जाएगा? ब्लड कैपिलरी एंड व्हीले पाया जाएगा। और जो भी डाइजेशन का इन प्रोडक्ट रहता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, जिसके वजह से वो आसानी से इंटेस्टाइन के वॉल के द्वारा क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेज इनटू न्यूमरस प्रोजेक्शन मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में बहुत छोटा छोटा न्यूमरस क्या होगा? प्रोजेक्शन निकला हुआ रहता है, जिससे क्या कहते हैं? व्हीली। क्या कहेंगे? व्हीली। क्या कहेंगे? व्हीली। अब व्हीली का शेप स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट में अलग अलग होता है। जैसे डिओडेनम में व्हीली का शेप लिप शेप होगा। कैसा होगा? लिप शेप। जेजेनम में व्हीली का शेप टंग शेप। इलम में व्हीली का शेप फिंगर लाइक। याद रखना, डिओडेनम में व्हीली का शेप लिप शेप, डिओडेनम में व्हीली का शेप लिप शेप, जेजेनम में व्हीली का शेप टंग शेप, और इलम में व्हीली का शेप फिंगर लाइक। तो पूछा जाएगा फिंगर लाइक व्हीली कहाँ पाया जाता है? क्या बोलना है? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलम में। टंग लाइक व्हीली कहाँ पाया जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजेनम में। लिप लाइक व्हीली कहाँ पाया जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में। आगे, व्हीली ग्रेटली इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हीली क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया जो होता है उस सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा। कौन करेगा? इंक्रीज। व्हीली। तो याद रखना, व्हीली का कम क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टिव फूड को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। व्हीली आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ वेजल्स। क्या बोला गया? व्हीली में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? ब्लड कैपिलरी एंड लिम्फ वेजल्स। ब्लड कैपिलरी में गैसेस का एक्सचेंज होगा, मॉलिक्यूल्स डाइजेस्टेड फूड का एक्सचेंज होगा, और फिर लिम्फ वेजल से क्या पास करता है? लिम्फ पास करता है। चलिए, इंटेस्टिनल ग्लैंड के बारे में भी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट पॉइंट, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एसिमिलेशन पे। ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक था, जिसमें हम लोग मेनली देखने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में और भोजन के एसिमिलेशन के बारे में। किसके बारे में? लार्ज इंटेस्टाइन और भोजन के एसिमिलेशन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन, सबसे पहले हमें यही मालूम होना चाहिए कि लार्ज इंटेस्टाइन का साइज कितना होता है? 1.5 to 1.8 मीटर
लेंथ, लंबाई कितना होगा 1.5 से 1.8 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन इज फॉलोड बाय लार्ज इंटेस्टाइन विच इज शॉर्टर बट वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पर जाकर ओपन होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो शॉर्टर होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर होता है। फिर यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, जब लार्ज इंटेस्टाइन शॉर्टर होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर आना, तो सिंपली याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है कैनाल का वो क्या होता है? कम होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज़्यादा होता है, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन बोला गया और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन बोला गया। पूछा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई बड़ा होता है लेकिन इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन रखा गया है, और लार्ज इंटेस्टाइन का लंबाई जो होता है छोटा होता है लेकिन इसे लार्ज इंटेस्टाइन। क्यों? सिंपली बात है, इसका डायमीटर से रिलेट करना है। डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन का कम होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज़्यादा होता है। इट लैक्स व्हीली मस्ट सिक्रेट म्यूकस। क्या बोला गया? लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसमें व्हीली नहीं होता, लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या सिक्रेट करता है? म्यूकस सिक्रेट करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में व्हीली नहीं होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन सिक्रेट क्या करता है? म्यूकस सिक्रेट करता है, ताकि भोजन सही से लुब्रिकेट हो सके। लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन को कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में। कैकम जो होता है बहुत ही शॉर्टर पार्ट होता है, और इसी कैकम में जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होता है। कोलन जो होता है ग्रेटर पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट जो होगा लार्ज इंटेस्टाइन का वो क्या होगा? कोलन। और फिर रेक्टम का साइज कितना होगा? 15 टू 20 सेंटीमीटर। रेक्टम का साइज कितना होगा? 15 टू 20 सेंटीमीटर। द अनडाइजेस्टेड फूड इज कलेक्टेड एज फेसेस इन द रेक्टम। मीन जो अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन आता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड क्या फीकल मैटर के तौर पे कहाँ कलेक्ट होता है? रेक्टम में। द रेक्टम लीड्स थ्रू 2 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एनल कैनाल टू द एक्सटीरियर एट द एनस। रेक्टम से क्या होता है? टच मीन्स रेक्टम सिंपली बोला जाए, रेक्टम जो होता है ओपन होता है कहाँ? एक्सटीरियर एनस में। किसके थ्रू? एनल कैनाल के थ्रू, और इस एनल कैनाल का लंबाई कितना होता है? 2 से 5 सेंटीमीटर। द वॉल ऑफ रेक्टम मेनली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। मीन्स रेक्टम में जो भोजन ठहरता है वो रेक्टम का वॉल जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड से क्या चीज एब्जॉर्ब करेगा? वाटर एब्जॉर्ब करेगा। क्या एब्जॉर्ब करेगा? वाटर एब्जॉर्ब करेगा। द फीकल मैटर इज इजेस्टेड आउट थ्रू एनल ओपनिंग बाय द एक्टिविटी ऑफ एनल स्फिंक्टर। मीन्स फीकल मैटर जो होता है वो इजेस्ट आउट होता है, मीन्स बॉडी से बाहर निकलता है किसके थ्रू? एनल ओपनिंग के थ्रू, मीन्स एनस के थ्रू। लेकिन किसके द्वारा गार्डिंग किया जाता है, रेगुलेट किया जाएगा? यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट रहता है, जिस स्फिंक्टर को क्या बोला जाता है? एनल स्फिंक्टर। क्या बोला जाएगा? एनल स्फिंक्टर। अब लास्ट, एसिमुलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। क्या? एसिमुलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एसिमुलेशन। पूछा जाएगा एसिमुलेशन किसे कहें? क्या बोलना है सिंपली में? भोजन का जो यूटिलाइज किया जाता है सेल के द्वारा, डाइजेस्टिव फूड का जो यूटिलाइज किया जाएगा सेल के द्वारा, इस यूटिलाइजेशन ऑफ फूड को हम लोग क्या कहेंगे? एसिमुलेशन। अब बात आता है कि यूटिलाइज सेल किस लिए करेगा? सबसे पहला, बिल्डिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेल एंड टिश्यू। सेल और टिश्यू के अलग अलग कंपोनेंट को बिल्डअप करने के लिए क्या करेगा? डाइजेस्टिव फूड को यूटिलाइज करेगा। नेक्स्ट, ब्रेकडाउन ऑफ कैटाबोलिक प्रोसेस टू रिलीज एनर्जी। और क्या? जो कैटाबोलिक प्रोसेस होगा उसको ब्रेकडाउन किया जाएगा और क्या रिलीज किया जाएगा? एनर्जी रिलीज किया जाएगा। जस्ट ये स्टेप को हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं समझते हैं। ग्लूकोज है क्या? ग्लूकोज ये साइटोप्लाज्म में सस्पेंड, कहाँ? साइटोप्लाज्म में। किस में कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में। और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने तक के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहा जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस। फिर ये पायरुविक एसिड जो होगा, क्या? पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, O2 इज प्रेजेंट कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में।
ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। यहाँ पर जो एनर्जी लॉक होता है वो किस फॉर्म में लॉक होता है, एटीपिक फॉर्म में लॉक होता है, जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। और पायरुविक एसिड से जो ऑक्सीजन प्रेजेंस में पायरुविक एसिड का जो ब्रेकडाउन होता है और क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। क्या कहा जाएगा, क्रेब्स साइकिल। जिससे हम लोग डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन में, इस यूनिट कंप्लीट करने के जस्ट बाद। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। जहाँ तक अभी तक जितना पढ़े हैं हम लोग, जस्ट इसी में से हमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी देख लेते हैं। क्या लिखा है, अमीबा कैप्चर फूड विद द हेल्प ऑफ। हम लोग जानते हैं अमीबा के पास ना ही सिलिया होता है, ना ही टेंटेकल्स होता है, ना ही टीथ होता है। अमीबा के पास भोजन को कैप्चर करने के लिए कोई फिक्स प्लेस नहीं होता। तो इसके द्वारा क्या फॉल्स फिश जनरेट किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। और इसी सूडोपोडिया के मदद से वो अमीबा क्या करता है, भोजन को कैप्चर करेगा। तो क्या राइट आंसर इज डी। सूडोपोडिया को क्या बोला जाएगा, फॉल्स फीट। सूडोपोडिया को क्या बोला जाएगा, फॉल्स फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमंस द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द। ह्यूमन में डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, सभी को मालूम होगा, माउथ से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैप्सिन अ मेजर गैस्ट्रिक एंजाइम फंक्शन इज। हम लोग सबसे पहले यहाँ ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये समझते हैं, पैप्सिन क्या है, गैस्ट्रिक एंजाइम है। पैप्सिन क्या है, गैस्ट्रिक एंजाइम है। मेनली किस मीडियम में वर्क करेगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये हमें मालूम होना चाहिए, पैप्सिन गैस्ट्रिक एंजाइम है जो किस ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये समझ में आना चाहिए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड लोकेटेड कहाँ रहता है, स्टोमक में लोकेटेड रहता है। और थर्ड पॉइंट ये समझ में आना चाहिए कि स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सेक्रेट होता है। क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो मीडियम को क्या प्रोवाइड करता है, एसिडिक बनाता है। क्या बनाता है, एसिडिक। तो पैप्सिन एक गैस्ट्रिक एंजाइम है, किस मीडियम में फंक्शन करेगा, एसिडिक मीडियम। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट 4 में, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू फाइन ग्लोब्यूल्स इज कॉल्ड। फैट का जो ब्रेकिंग डाउन होता है छोटा छोटा ग्लोब्यूल्स में, किसके द्वारा होगा, बाइल जूस के द्वारा होगा। तो ब्रेकिंग ऑफ फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। क्या होगा, इमल्सिफिकेशन। राइट आंसर इज सी। फैट्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय। अब यहाँ हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है, डाइजेस्टेड। फैट को किसके द्वारा ब्रेक डाउन किया जाएगा या डाइजेस्ट किया जाएगा, लाइपेज के द्वारा। किसके द्वारा, लाइपेज के द्वारा। तो लाइपेज कहाँ कहाँ सेक्रेट होता है, स्टोमक में भी सेक्रेट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रेट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा सेक्रेट होता है और इंटेस्टिनल जूस के द्वारा सेक्रेट होता है। तो फैट को किसके द्वारा हाइड्रोलाइज किया जाएगा, लाइपेज के द्वारा। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एक्सेस ग्लूकोज जो रहता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो कहाँ पे स्टोर रहता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, लीवर में। कहाँ स्टोर रहता है, लीवर में। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर रहता है। पैंक्रियाज में कोई भी चीज स्टोर नहीं रहता, बल्कि पैंक्रियाज जो होता है वो हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड है। ब्लड में भी ग्लाइकोजन स्टोर नहीं रहता। कहाँ स्टोर रहता है, लीवर और मसल्स में। फैट आर इमल्सिफाइड बाय। फैट को किसके द्वारा इमल्सिफाइड किया जाएगा, अभी जस्ट पढ़े 4 नंबर क्वेश्चन इमल्सिफिकेशन। और 5 नंबर क्वेश्चन, फैट को डाइजेस्ट किया जाता है लाइपेज के द्वारा, लेकिन फैट को इमल्सिफाई किसके द्वारा किया जाएगा, बाइल के द्वारा। किसके द्वारा, बाइल के द्वारा। किसके द्वारा इमल्सिफाई किया जाएगा, बाइल के द्वारा। तो राइट आंसर इज सी। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। एलिमेंट्री कैनाल के कौन सा पार्ट लीवर से बाइल को रिसीव करता है। तो इसमें भी हम लोग ये सच पहले मालूम होना चाहिए कि बाइल लीवर से सीक्रेट होता है। स्टोर कहाँ रहता है, गॉल ब्लैडर में रहता है। बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट
का जो कॉमन जंक्शन होता है जिसे हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, इसके थ्रू ये इसका ओपनिंग कहाँ होता है, डिओडेनम में। कहाँ होगा, डिओडेनम। तो ये याद रहना चाहिए। बाइल लीवर से सिक्रेट होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर आता है, बाइल डक्ट के थ्रू आता है, कहाँ तक आएगा, हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू तक। और हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट का ओपनिंग कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम रीजन में। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। स्टोमक नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद द फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भोजन जो होता है सबसे पहले किस एंजाइम के द्वारा मिक्स होता है, तो सभी को मालूम है सबसे पहले भोजन का डाइजेशन जो होता है ओरल कैविटी में होता है। और यहाँ पे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, सेलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। तो सेलेवरी ग्लैंड के द्वारा कौन सा जूस सिक्रेट किया जाता है, सलाइवा सिक्रेट किया जाता है। और सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, सेलेवरी एमाइलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेलेवरी एमाइलेज। तो सबसे पहला एंजाइम कौन सा जो भोजन के साथ मिक्स होगा, एमाइलेज। कौन, एमाइलेज। पैप्सिन जो होता है स्टमक में मिक्स करता है भोजन को, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ट्रिप्सिन जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स होगा, जो मेनली प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज जो होता है स्टमक में भी रहता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सेक्रेट होता है, जो फैट को डाइजेस्ट करेगा। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, जिसका सेक्रेशन माउथ में भी होगा, स्टोमक में नहीं होगा, माउथ में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो तरह के ग्लैंड के द्वारा एमाइलेज सेक्रेट होगा, पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा और इंटेस्टिनल जूस के द्वारा, मीन्स पैंक्रियाज के द्वारा और इंटेस्टिनल ग्लैंड के द्वारा। चलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो फर्स्ट का राइट आंसर डी, सेकेंड का बी, थर्ड का ए, फोर्थ का सी, 5 का ए, 6 का डी, 7 का सी, 8 का बी, 9 का डी। यहाँ पर हम लोग इस यूनिट का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। मीन्स मेनली डाइजेशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल्स तक का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, दोनों का एक ही में रहेगा। थोड़ा लेंदी बनेगा, कोई बात नहीं है। प्लस इसके बाद हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, या इस पे अभी तक जहाँ तक पढ़े हुए हैं बायो में उस पर कुछ क्वेश्चन किया जाएगा। चलिए आज हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू। यदि आप लोग को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। हैव अ गुड डे।